और हम पूरी फैमिली लगी रहते थे पूरे दिन। तो हमारा 250-300 रुपये का पूरे दिन का इतनी आमदनी होती थी। नवोदय मेरे लिए इमोशन है, एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है जिसको शायद मैं मरते दम तक अपने से अलग नहीं कर सकता। तो जो धारणा है कि कश्मीर के लोग गलत हैं, कश्मीर के लोग ये हैं, तो सारे के सारे लोग गलत नहीं हैं। मेरी माँ उन्होंने बहुत सुन ली। जब तक मुझे मेरे ऑफिस का पता नहीं मिल गया तब तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं नवोदय का 2003 से 2010 का छात्र हूँ। वर्तमान में मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर लखनऊ में कार्यरत हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पोस्टेड हूँ। नवोदय के बारे में मुझे सबसे पहले पता चला कि मेरे ही क्षेत्र के मेरे ताऊ जी के लड़के थे, उनका सिलेक्शन हुआ था और उनके साथ 2-3 और लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, बट वो किसी कारण मोह के चक्कर में वहाँ से भाग आए, ड्रॉप कर दिया उन्होंने। और मेरे रिश्ते के फूफा जी लगते हैं, वो वहाँ पे क्लर्क थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर किया वो मेरी टीचर थी मंजूश्री। वो जो मेरे राजवीर फूफा जी हैं उनकी साली थी, हैं अभी भी, और स्टार्टिंग से मेरी रोल मॉडल रही हैं। उन्होंने मुझे ट्यूशन दिया, नवोदय के एग्ज़ाम की तैयारी से लेकर और नवोदय की ट्यूशन तक उन्होंने ही मुझे प्रॉपर गाइड किया और उनके ही गाइडेंस की वजह से मैं नवोदय में सेलेक्ट हुआ और 4 जुलाई 2003 को नवोदय पहुंचा। तो मुझे आज भी ध्यान है कि नवोदय जब मैं पहुंचा था तो मैं, मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा और मेरी मौसी जी, हम 5 लोग थे। क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मेरे ना तो मेरे दादा दादी पढ़े हुए, ना ही मेरे पापा चाचा ताऊ। मेरी ही ऐसी जनरेशन है जिसमें मैं, मेरे भाई और मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई, हम सब लोगों ने पहली जनरेशन है जो एजुकेशन ले रही है। ऐसा नहीं कि मेरे दादा दादी ने मेरे चाचा ताऊ को पढ़ाया नहीं, बट वो लोग गए ही नहीं, और गए तो जैसे सुनते आते हैं कि भाई टीचर ने कुछ कह दिया, उनके सिर में पट्टी मारी, उनको घायल किया और भागे, उसके बाद से फिर कभी स्कूल गए नहीं। तो स्टार्टिंग से मतलब शिक्षा का तो मेरे जीवन में और मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में ज़्यादा कोई अच्छा प्रभाव नहीं रहा है और ना ही कोई ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। तो एक ये भी एक मोटिवेशन था कि यहाँ से निकलना है, एक अच्छी एजुकेशन हायर करनी है, एक अच्छी एजुकेशन लेनी है और एक अच्छा जॉब पानी है, निकलना है। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी फैमिली बिलोंग करती है और जो मेरा आसपास का एरिया है, तो वहाँ शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। क्योंकि सारे के सारे जो हम बिलोंग करते हैं सब मजदूर वर्ग से हैं। कोई हमारे यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है, ना कोई अच्छी फैमिली से है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बस यही बचता है कि भाई अच्छी एजुकेशन लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको अच्छी पोस्ट पे पहुंचाएं। इसके लिए मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई बहन सब ने योगदान दिया और जिनके प्रयास से मैं नवोदय में पहुंचा। स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ने में तो ठीक था मैं, ठीक क्या मतलब इंटेलिजेंट था, तो मैं हमेशा अंडर 5 में रहा हूँ। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही। 10th में भी नंबर 4th पे था, फिर 12th में नंबर 3 पे आया। तो टीचर्स ने बोला भी था 11th में कि भाई तू मैथ और बायो दोनों ले ले, बट मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं था। तो पढ़ने में तो स्टार्टिंग से अच्छा था मैं, और दूसरा मुझे नवोदय के टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से पढ़ाया। स्टार्टिंग मुझे ध्यान है जब मैं नवोदय में एडमिशन लिया था तो आशा अहिरवार हैं, जिनकी अभी पिछले साल एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो वो मेरी सबसे पहले हाउस मास्टर थी, वो SST पढ़ाती थी, तो उसमें मैं हमेशा टॉप करता था। तो वो मुझे एक अलग से मोटिवेशन देती थी, तो जिससे मुझे लगता था कि मैम के सब्जेक्ट में और टॉप करना चाहिए। तो हमेशा मैं 6 से लेकर 10 तक उनके सब्जेक्ट में टॉप करता है। इसके अलावा मैथ्स में भी त्रिपाठी सर थे, बाद में HP बघेल थे 11th-12th के बाद, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और मेरे तिर्की सर थे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, कहते थे कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरे हाउस का है, तू टॉप करेगा। बट समहाउ मैं टॉप नहीं कर पाया। क्लास 12th में मैं पोजीशन 3 पे रहा। और अभी तिर्की सर इस समय नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके, दुनिया से चले गए। तो उनका भी मेरी लाइफ में एक अलग रोल था और एक अलग इम्पोर्टेंस था। जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो 12th के बाद स्टार्ट होती है खाने कि आपको क्या बनना है। जैसे नवोदय में थे हम, 12th में 11th में थे, तो पता चला एक भैया का उसमें NDA में सिलेक्शन हो गया है, एक भैया एयरफोर्स में हो गया है। अपन ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थे कि हमें क्या होगा कि 12th के बाद जॉब चाहिए। और मेरे तो आसपास के लोगों में यही धारणा थी कि लड़का जब नवोदय में जाता है तो वहाँ से नौकरी लेकर ही निकलता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि खाली वहाँ पे 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई की जाती है और नवोदय के अधिकांश बच्चे तैयारी के बाद निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन उनकी धारणा ऐसी थी कि लड़का वहाँ से नौकरी लग के आएगा। तो ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी थी जो मेरे आसपास के लोगों में, जो उन्होंने बना ली थी अपने मन में कि लड़का नौकरी लग के आएगा। तो इस चीज़ का भी मुझे एक बहुत ही प्रेशर था कि भाई 12th में नौकरी लग के आएगा, सबको समझाना, जो कहता भाई तेरी नौकरी नहीं लगी, तेरी नौकरी नहीं लगी। तो उनको समझाना पड़ता था कि भाई नवोदय में 6 से लेकर 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, एक अच्छी पढ़ाई होती है, बढ़िया पढ़ाई होती है। तो आपका क्या बच्चा
इंटेलिजेंट हो जाता है और उसको दुनियादारी समझ आती है, तो वो अगर थोड़ी बहुत और मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन उसका हो जाता है। नवोदय के मतलब मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उनकी धारणा ऐसी थी तो उनसे एक अलग ही प्रेशर पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने 2010 में मैंने जब इंटर पास की तो उस समय UPTU, AIEEE और IIT का इसका बहुत क्रेज़ था। SSC वैसेससी का नहीं था उसमें, इसी चीज़ का क्रेज़ था। तो हम 12th तो हमने कर ली और अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन अब असली दुनिया से, हम नवोदय दुनिया से बाहर निकल गए। अब जो असली दुनिया हमारे सामने आ रही थी वो एकदम अलग थी कि अब करना क्या है। अब कोई गाइडेंस देने वाला नहीं, क्योंकि घर पर कोई पढ़ा लिखा नहीं। अब जो भी डिसीजन लेने हैं वो खुद लेने हैं, और डिसीजन ठीक होते हैं या गलत होते हैं उसका भी खामियाजा खुद ही है, उसकी जिम्मेदारी भी खुद की है, किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते। इस डिसीजन में मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे नवोदय के टीचर्स ने बहुत गाइड किया। तो मैंने नवोदय से निकलने के बाद AIEEE, IIT, UPT सारे एग्ज़ाम दिए, बट AIEEE और IIT में तो हुआ नहीं, और तैयारी करने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो तैयारी की नहीं। जो सेल्फ स्टडी थी, जो नवोदय में पढ़ा था, उसी को रिवीजन करके दे दिया। UPT में भी रैंक भी हज़ारों में आई थी। और उस समय मुझे ध्यान है, उमेश और मेरे दोस्त है कृष्णा, इन दोनों के साथ मेरी बात हुई थी। तो इन्होंने क्या हुआ, आनंद, उमेश को तो मिल गया आनंद कॉलेज UPT के थ्रू, और उसको अच्छी ब्रांच मिल गई इसी, और कृष्णा को भी मिल गया हिंदुस्तान कॉलेज। अब इन दोनों से मैं टच में। अब मुझे भी काउंसलिंग करानी थी, मुझे भी इंजीनियर बनना था, लेकिन इसमें एक रोड़ा और भाग गया। तो अब मैं गया, तो उस समय मुझे ध्यान है, उस समय 3 DD बने थे। एक 500 का जो कि आपकी फ़ीस होती है उसमें पार्टिसिपेट करने की काउंसलिंग में, एक 5,000 का होता है और एक 10,000 का DD होता है। वो दोनों आपको एज अ टाइम कॉलेज में जमा करने पड़ते हैं जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हो, पूरा कॉलेज लॉक कर देते हो। तो अब मैं वहाँ पहुँचा, GL बजाज मथुरा में मेरा सेंटर था काउंसलिंग का। तो वहाँ मैं सुबह पहुँचा, तो अब देखा, मैं वहाँ बैठा पार्टिसिपेट करने, तो पता चला कि हिंदुस्तान कॉलेज की सीट फुल और आनंद की भी कॉलेज की सीट फुल। अब ये दोनों में जो EC ब्रांच मुझे चाहिए थी, हालांकि मुझे इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पता था कौन सी ब्रांच क्या है, बस ये था कि दोस्तों को EC मिली है तो मुझे भी EC चाहिए ताकि हम साथ में कर सकें। और दो ही मेरे पास ऑप्शन थे, हिंदुस्तान और आनंद। अब दोनों ही की सीट EC नहीं थी और ना ही दोनों में कॉलेज मुझे शो हो रहे थे। अब ऐसे में फिर मैंने कृष्णा को फ़ोन किया, मेरे पापा के मालिक हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि देख ले, कोई और कॉलेज देख ले, ऐसा नहीं है सब कॉलेज एक जैसे ही होते हैं। लेकिन मेरे मन में था कि भाई मुझे दोस्तों के साथ करनी है, और बाकी मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैं वहाँ से सेंटर से DD लेके निकलने लगा। तभी पीछे से एक जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर थे वो आए। तो उन्होंने कहा, बेटे क्या हुआ, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा और मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई काउंसलिंग कर लो, और भी कॉलेज है, GL हमारे कॉलेज में ही ले लो, GL बजाज में। तो मैंने नहीं लिया, मैंने मना कर दिया। लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या किया, मैं वापस उनके साथ चला गया। जब साथ चला गया, उन्होंने बैठाया, उन्होंने कॉलेज लॉक किए, तो वो अपने आप कॉलेज करते, मैंने ठीक है कर दो कर दो कर दो। और इत्तेफाक से उनका भी नाम जितेंद्र था, तो कॉलेज कर दिए लॉक, सब कुछ लॉक हो गया। अब मैं वहाँ से आ गया। अगले दिन फिर ऐसी बात हुई रिश्तेदारों में, तो रिश्तेदार मेरे मौसा जी लगते, उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज से तो कोई फ़ायदा नहीं, प्राइवेट कॉलेज से कर लेगा BTech, 4 साल बर्बाद होंगे, उसके बाद तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अगर कोई कंपनी हायर भी करेगी तो 15-20 हज़ार की जॉब देगी, उसमें कोई तुम्हारी श्योरिटी नहीं है। अब उधर पैसे मैंने लगा दिए थे पापा के, और ऊपर से अब ये कि अब दो तरह का माइंड हो गया कि यार अब BTech करें या ना करें। तो ये भी बड़ी दिक्कत थी, और पापा की ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं थी। और उस समय आज से लगभग 14 साल पहले इतना बड़ा अमाउंट लगा देना, वो भी एक मिडिल फैमिली के लिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस समय तो मैंने काउंसलिंग कर ली, और मेरे मन में था कि करनी है इंजीनियरिंग। तो फिर मैं अगले दिन, संजय भैया थे हमारे, जो हमारे यहाँ घर पे माल लेके आते थे चैन बनाने का, तो मैं उनके साथ गया आनंद कॉलेज में, क्योंकि मेरे पापा जी के मालिक थे, उनका बिजली का, बजाज का उनके पास फ्रेंचाइजी थी, तो उसका उनका इलेक्ट्रिसिटी का सामान ज़्यादा था। तो हम हिंदुस्तान कॉलेज गए, उसके बाद आनंद कॉलेज गए, और मुझे मिला था BMS कॉलेज। तो मैं BMS कॉलेज में गया। ये सारे के सारे कॉलेज शारदा ग्रुप के थे। तो मैं BMS कॉलेज में गया, और वहाँ मैंने फ़ीस का पूछा, तो वहाँ फ़ीस का जैसे ही मैंने सुना, मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि आपकी 1,20,000 रुपये एक साल की आपकी फ़ीस होगी इंजीनियरिंग की, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी, आपकी बस की फ़ीस होगी, आने जाने का किराया, और आपकी यूनिफॉर्म की फ़ीस। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आपको बाद में जब आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। लेकिन उस समय ये था कि इतना पैसा, क्योंकि हम मिडिल क्लास से हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट तो अरेंज कर पाना बड़ा मुश्किल था। और एक साल का मैंने 4 साल का हिसाब लगाया कि एक साल में 1,20, 4 लाख में 4,80। मैंने अगर मेरी पढ़ाई के लिए इतना खर्च करेंगे तो बाकी भाइयों के लिए क्या होगा।
तो ये चीज़ सुन के, और दूसरी बात मेरी जो मौसा जी ने बताई थी वो भी मेरे दिमाग में थी कि भाई यहाँ से ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट होगा नहीं, और इतना पैसा इन्वेस्ट करना, उसके बाद भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलना, कोई सियोरिटी नहीं। तो ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा, तो मैंने वहाँ से अपना ड्रॉ कर लिया, मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद जो घर पे घमासान हुआ, जो कि अगर तुझे नहीं करनी थी तो पहले पैसे क्यों बर्बाद किए। मैंने उनकी भी बात भी ठीक है कि इतना पैसा एकदम बर्बाद कर देना। और दूसरा ये कह रहे थे कि तुझे यही नहीं पता तुझे करना क्या है। बात घूम फिरा के वहीं आ गई कि अब क्या करें, बीटेक का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया, अब क्या करें। तब फिर दोस्तों से पता चला कि सेंट जॉन्स में बीएससी के एक फॉर्म निकले हुए हैं। तो फिर मैं, प्रदीप, ब्रजवीर, मुकेश, हम सब लोग पहुँचे सेंट जॉन्स कॉलेज, और अब मन बना लिया कि अब बीएससी करनी है, अब कोई बीटेक नहीं करनी, इतने पैसे है भी नहीं और ना इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि इतना पैसा मेरी पढ़ाई पे खर्च कर सकें। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि बीएससी करते हैं। तो हम सब लोग पहुँचे सेंट जॉन्स कॉलेज। सेंट जॉन्स कॉलेज में हमने बीएससी का फॉर्म भरा। बीएससी का फॉर्म भरा तो वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो गया। अब जब सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए अगले दिन। डॉक्यूमेंट्स देखे तो हमारे पास टीसी नहीं थी। अब टीसी नहीं, अब उन्होंने हम सबको अल्टीमेटम दे दिया कि भाई अगले दिन आप टीसी जमा करो, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। हम तुरंत सेंट जॉन्स कॉलेज से निकले, ऑटो लिया, हम सब के सब दोस्त पहुँचे सीधा नवोदय। नवोदय में उस समय मुझे ध्यान है कि हमारे प्रिंसिपल सर नहीं थे, वाइस प्रिंसिपल थे, और लता मैडम थी, और मेरे फूफा जी थे, क्योंकि उस समय छुट्टियाँ चल रही थी, जुलाई की बात है स्टार्टिंग की। तो उस समय क्या हुआ, लड़के जाते ही हैं। तो लता मैडम से मिले, वाइस प्रिंसिपल सर से मिले, उनको अपनी कहानी बताई, उन्होंने हमारी समस्या को समझा, एडमिशन बच्चों का ज़रूरी है, कल का टाइम है। उन्होंने तुरंत हमारे नोटिस पे साइन करवाए, और लता मैम ने और वाइस प्रिंसिपल सर ने और मेरे फूफा जी ने मिलके तुरंत हम सब लोगों को टीसी थमाई। उसके बाद फिर हम आए आगरा। आगरा के फिर अगले दिन हमने अपनी टीसी जमा करी। टीसी जमा करने के बाद फिर हम लोगों का एडमिशन हो गया। तो अगले 3 साल अब फिक्स हो गए कि भाई आपको करना क्या है, बीएससी। मेरे घर पे काम होता है गली की चैन का, तो मैं पापा के साथ जाना। 2010 के बाद मैंने घर की जिम्मेदारी ली, पापा के साथ फैक्ट्री जाता था, वहाँ से माल लेके आता था, फिर माल को खोलना, बनाना, फिर वहाँ डाल के आना, फिर वहाँ से लेके आना, कलेक्शन करना। उसके बाद 10 बजे तैयार होके अपनी पुरानी साइकिल से, जो एटलस थी, उससे जाता था सेंट जॉन्स कॉलेज। सेंट जॉन्स कॉलेज में जब मैं जाता था तो रामबाग के हमारा पुल है, चढ़ाई है, तो वहाँ पे मेरी कई बार साइकिल की चैन उतरती थी। साइकिल की चैन उतरती थी तो उसमें ग्रीस लगा होता, तो उसको चढ़ाते चढ़ाते मेरे हाथ काले हो जाते थे। तो इससे पहले क्या होता था कि भैया मेरे निकल जाते थे सुबह, टोरेंट पावर में जब जॉब करते थे तो वो सुबह निकल जाते थे। तो वो सुबह निकलते थे 7 बजे से, उनकी ड्यूटी रहती थी 7 से 3, और मैं जाता था 9:30 बजे। तो मैं पहले जाता था भैया के ऑफिस में, जो रास्ते में पड़ता था। तो वहाँ मैं अपनी पुरानी साइकिल खटारा उसको वहाँ रखता था, वहाँ से भैया की रेंजर लेता था, फिर रेंजर साइकिल से मैं जाता था अपने कॉलेज। लौटते समय मैं आता था, फिर भैया के वहाँ अपनी रेंजर रखता था, फिर वहाँ से अपनी पुरानी साइकिल लेता था। और रास्ते में वो इतनी बार उतरती थी, इतनी बार उतरती थी, इतना दिमाग ख़राब होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब दूसरी साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी साइकिल इसलिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसी साइकिल से मुझे काम होता था, क्योंकि घर घर जाके माल डालना है, फिर वहाँ से कलेक्शन करना है माल का, कितना बन गया कितना नहीं, फिर अगले दिन वो घर पे जाके वो खोलना भी है, तैयार भी करना है, फिर फैक्ट्री पहुँचाना है। तो इस सब के करते करते पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता था। पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था तो अंदर अंदर बहुत बुरा लगता था। तो ये सिलसिला 2013 तक चला। 2013 में ऐसे तैसे बीएससी हो गई, फर्स्ट डिवीज़न आई। उसके बाद यही घर की टेंशन, काम करो, फिर स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, तो इन सब में मैं तंग आके मैंने 2013 में यहाँ से छोड़ के मैं चला गया बेवाड़ी। तो वहाँ हमारे क्या कहते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज में एक सकाटेंस कंपनी आई थी जापान की, तो मैं उसमें इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं सब छोड़ छाड़ के बेवाड़ी चला गया। बेवाड़ी में मैंने 2 महीने काम किया, फिर वही लगा कि यार ये जगह ज़िंदगी में प्राइवेट जॉब भी करनी है तो पूरी लाइफ डली है। तो जो सपने थे और जो नवोदय का इम्पैक्ट था कि वही लड़का नौकरी लग के निकलता है और नवोदय वाले लड़के कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते हैं, तो मैं 2 महीने करके वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने मन बना लिया कि अब मैं एमएससी करूँगा। तो फिर मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज से फिर एमएससी की। फिर वही रूटीन, घर पे आना, फैक्ट्री से माल लाना, फिर माल बांटना, फिर माल खुद घर पे खोलना। और उसमें मुझे ध्यान है, हम जब मतलब 144 माल होती हैं 12 दर्जन, जब हम उसको पूरा खोलेंगे, उसमें से छल्ले निकालेंगे रबड़ के लोहे के, तो उससे हमें 2.5 रुपये मिलता था। और हम पूरी फैमिली लगी रहते थे पूरे दिन, तो हमारा 250-300 रुपये का पूरे दिन का इतनी आमदनी होती थी।
तो कभी कभी लगता था कि यार इससे बड़े तुम बाहरी जॉब कर लें। जैसे मैं अकेला करूँगा तो मेरे पूरे दिन का करने का 7-8 घंटे का पूरा मुझे कितना मिलेगा, 40 से 50 रुपये। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे दोनों भाई, मेरी सिस्टर, हम सब लग लगे रहते थे। और कितना आता था वो 200-250 रुपये हम पूरे दिन में कमा पाते थे। और उससे हमारी क्या होता था, पढ़ाई भी हम पर हो रही थी, मेरी भी, मेरे छोटे भाई बहनों की भी, बड़े भाई की भी। बड़े भाई भी जॉब करते थे, जॉब के साथ तैयार भी कर रहे थे। और उसके बाद फिर ऑफिस का काम, फिर घर पे काम। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लगता था कि यार इससे बढ़िया तो यार हमें अगर मेहनत ही करनी है तो हम फिर बाहर जाके कर लें। तो ये चीज़ मन में हमेशा खलती रही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एमएससी भी की, एमएससी में भी अच्छे नंबर आए, फर्स्ट डिवीज़न आई। अब एमएससी हो गया, फिर वही गाइडेंस की कमी कि अब क्या करें, कि 2 साल और कट गए। अब और ज़्यादा दबाव कि भाई 3 साल वो निकल गए, 2 साल वो निकल गए, लड़के की अभी तक जॉब का कोई अता पता नहीं है। इसके साथ साथ जैसे कभी कभार होता था, मम्मी लकड़ी लेने जाती थी तो हमारे यहाँ झरना नाला पड़ता है, तो उधर हमारा पूरा जंगल है। तो वहाँ से हम लकड़ी लेने जाते थे, लकड़ी लेके आते, मम्मी जंगल से रोड तक लाती थी, हाईवे तक। फिर वहाँ से मैं जाता था, जब कॉलेज से आ जाता तो 4 बजे का टाइम रहता था, तो कॉल कर देती थी मम्मी, जैसे घर पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाना। तो फिर हाईवे, क्योंकि 4 लेन हो गया था, 4 लेन में क्या है कि बहुत ज़्यादा उस पर वाहनों की आवाजाही रहती है, तो डर लगता था, क्योंकि 40-50 किलो का गट्ठर अपने सर पे लेके आना। मौसी भी जाती थी और साथ की एरिया की काफ़ी सारी, जैसे ताई हुई, चाची हुई, और भी पूरे एरिया की जाती थी महिला। तो मम्मी फ़ोन कर देती थी कि जैसे कॉलेज से आ जाए तो मेरे पास आ जाना, तो उनकी हेल्प के लिए तो मैं लेके आता। हालांकि इस बात में मेरी मम्मी से कई बार होती थी कि इतने रिस्क लेके क्यों काम करना। वो कह रहे कि अब क्या करें, यही है हमारे पास। क्योंकि मिडिल क्लास में क्या होता है कि आप जितना एक्सपेंसेस कम करोगे और जितना आप सेविंग कर सकते हो, वही आपके आगे के लिए काम आता है, बच्चों के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं, फैमिली मतलब काम तो हर किसी को करना पड़ता है, और जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना ही आप आगे चल के लाइफ के मज़े ले सकते हो। मैं भी जाता था, साथ के और भी लड़के जाते थे, तो वहाँ पे रोड पे मम्मी आ जाती थी, तो वहाँ से गट्टर साइकिल पर रखा, फिर साइकिल से अपना घर पे छोड़ दिया। उसके बाद से वहाँ एक टास्क ख़त्म, उसके बाद फिर वही बाल में लग जाना, तो पढ़ने का पूरा टाइम नहीं मिल पाता था। तो इस समय क्या हुआ, मेरा दोस्त है धीरज प्रताप सिंह, तो उसने मुझे 2014 में कॉल किया। तो मैंने उसको बताया जैसे यार घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उसने बोला साले तू तो टॉपर है और तेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही और तू कहाँ है। मैं नहीं, मुझे लग रहा है मैं तो मज़दूर बन के ही रह जाऊँगा। तो फिर उसने मुझे हॉस्टल बुलाया जो हमारे लोहा मंडी में है। तो उसने मुझे हॉस्टल में बुलाया। फिर मैंने घर वालों से बात की कि मुझे 2 साल का टाइम दे दो और मैं आपको जॉब लग के दिखा दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं चला गया हॉस्टल। तो फरवरी 18 में मैंने हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। और हॉस्टल में भी एक अलग लाइफ है। हॉस्टल में आपको एक छोटा सा कमरा मिलेगा, छोटे कमरे में आपको 3 बेड मिलेंगे, 3 लोगों को रहना, उसी में खाना बनाना है। और मई जून की गर्मी में आप जब उस कमरे के अंदर खाना बनाओगे तो आप उसमें 1 मिनट के लिए रुक के बैठ के पढ़ नहीं सकते, इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है। और घर से वही 1000-1500 रुपये महीने के मिलते थे खाने के। 1000-1500 में आपको पढ़ना भी है, आपको खाना भी खाना है, पूरा महीना चलाना है। तो वो एक अलग ही स्ट्रगल था। तो वहाँ पे मैं था, कमल था, और सत्यप्रकाश भैया थे, नवोदय के सीनियर थे मेरे, 3 साल सीनियर थे। तो वहाँ मेरी सत्यप्रकाश भैया से बात हुई। और उस समय तक 2014 तक मुझे एसएससी का कोई आइडिया नहीं था। उससे पहले मैंने एक बार बैंक का दिया था आईबीपीएस का, उसमें मेरा प्री तो निकल गया था, लेकिन बाद में पता ही नहीं चला क्योंकि उसमें क्या था, तब उस समय इंटरनेट से इतने कनेक्टेड नहीं थे ना इतनी फैसिलिटी, तो उसका पता ही नहीं चला कि कॉल लेटर के लिए आपको दोबारा से फॉर्म भरना है। तो वो भी जॉब चली गई थी हाथ से। तो एसपी भैया वहाँ रह रहे थे और एसपी भैया मेरे रूम पार्टनर थे। तो एसपी भैया तैयारी कर रहे थे, सत्यप्रकाश उनका नाम है, अभी वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है एसएससी के थ्रू। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ कि वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये एसएससी की तैयारी कर, तेरा मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है और तेरे बाकी भी सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो अब यही था कि तैयारी कैसे करूँ। तो उसमें ये होता था कि एसपी भैया जब टाइम नहीं पढ़ते थे उनकी किताब में ले लेता था, तो मैं उससे ही पढ़ता था। तो मैंने पहली बार दिया बिना तैयारी के, तो पहली बार में मेरा प्री निकल गया, बस जस्ट कट ऑफ से 5 या 6 नंबर ज़्यादा थे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार बिना तैयारी के निकाल दिया। फिर मेंस दिया, मेंस भी निकल गया दोनों में। जहाँ तक मुझे याद है मैथ में 81 नंबर थे और इतने ही शायद 82-83 नंबर इंग्लिश में थे। तो फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गए। तो लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई निकाल सकते हैं। तो उस समय पहले अपनी उसका पता चला कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या आपकी कमज़ोरी है। तो उसके बाद से क्या हुआ, फिर मैं दोबारा से दिया 15 में दिया।
थोड़ी बहुत तैयारी भी की। दोस्त ने बोला, धीरज ने बोला कि किताब ले ले, किताब ली, लेकिन वही कि पढ़ाई का पूरा प्रॉपर रूटीन नहीं हो पा रहा था फॉलो, क्योंकि बीच बीच में घर भी जाना पड़ता था। घर वाले बुलाते थे, आजा भाई काम हैम्पर हो रहा है, तो घर पे भी जाता था। घर पे जाता तो फिर वहाँ तैयारी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा गैप आ गया पढ़ाई में, तो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। और सेकंड टाइम दिया, प्री भी नहीं निकला। और उस समय एस भैया का डिपार्टमेंट पोस्ट में सेकंड टाइम में जो मैंने दिया था मेरे नहीं हुआ, तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो फिर मेरे अंदर एक अंदर से आया कि यार एस भैया नवोदय के टाइम पे एवरेज थे और मैं टॉप 3 में था मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं से प्री नहीं निकला। तो ये बात मेरे अंदर बहुत अंदर तक इस तरह से असर कर गई कि मैं और धीरज और प्रदीप, मुझे याद है हम लोहा मंडी गए। लोहा मंडी में पार्क है, वहाँ हम बैठे, तब इन दोनों ने मुझे समझाया। तब मुझे अपनी कमज़ोरी का पता चला कि मैं अपना पूरा एफर्ट्स कर ही नहीं रहा हूँ, घर की जिम्मेदारी में इन सब चीज़ों में पिस के रह गया हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बताया कि अगर कुछ हासिल करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो घर के काम बंद कर, तो घर के काम बंद कर दिए। घर वालों को बोल दिया कि अब मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए और 6 महीने तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो घर जाना बंद किया, एकदम बंद कर दिया घर जाना, क्योंकि बार बार बीच बीच में हर वीकेंड पे घर जाना। तो 2-3 दिन की वो पढ़ाई डिस्टर्ब। उसके बाद से क्लासेस लगाई, क्लास ज्वाइन की, ट्यूशन ज्वाइन की, इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन की, मैथ की कोचिंग ज्वाइन की, और उसके बाद से किताबें खरीदी। सबसे बड़ा फैक्टर जो क्या था कि मैं एस भैया की किताब लेके पढ़ता था, वो सब छोड़ा, किताब खरीदी। तो एक बार इन्वेस्ट किया, पापा से पैसे मांगे, पापा ने दे दिए। पैसे की कभी मना नहीं की, ना कभी उन्होंने कुछ कहा। वो हमेशा जो भी उनसे नहीं हुआ वो चाहते थे कि अपने उनके बच्चे उनसे आगे जाएँ। तो उन्होंने मोटिवेट किया और हर चीज़ जो भी मैं बोलता था वो सब करते थे और सब बात मानते थे। फैमिली में ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मेरी बुक दिलवाई और मैंने फिर कोचिंग स्टार्ट की। उसके बाद क्या हुआ कि भाई की शादी आ गई। भाई की शादी आ गई और उसी से मैं प्री था SSC 16 का। अब तैयारी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने दिसंबर में इंग्लिश की लगाई थी और जनवरी में मैथ की कोचिंग लगाई थी। तो दोनों ही मेरे जो सब्जेक्ट थे और दोनों ही स्ट्रॉन्ग SSC में, और दोनों ही की मेरी पूरी तैयारी नहीं हो पाई। अब ऐसा लग रहा था कि अप्रैल में प्री का एग्ज़ाम आएगा, डेट आएगा। तो अब उस समय भाई की शादी सर पे आ गई। तो फिर हॉस्टल छोड़ना पड़ा, घर पे आना पड़ा, पूरा तैयारी करनी, घर में शादी सामान सब कुछ लाना। और भाई से मैं जस्ट छोटा हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। पापा अगर जिम्मेदारी नहीं हो तो फिर काम कौन करेगा। पापा फैक्ट्री में जाते थे और घर पे भी काम होता था। उसके अलावा घर की भी साफ़ सफाई करानी, पुताई वुताई करवानी, सारा सामान लाना, सब कुछ। ऐसे में क्या होगा कि पढ़ाई पूरी तरह से चौपट। तो ऐसा लगने लगा कि ये बार भी SSC नहीं निकलेगा। तो प्रधान सर है, भगवान टाकी से पढ़ाते हैं। तो मैं और मेरा एक दोस्त है जतिन, ट्रांसमना कॉलोनी में रहता है। तो हम दोनों अपनी, वो भी उससे रेंजर से आता था और मैं अपनी से एटलस से। और हम दोनों अप्रैल की भीषण गर्मी में एक बार हम जाते थे सुबह 9-10 बजे। वहाँ मैथ का सर ड्यूटी जाने से पहले एक बैच लेते थे, तो वहाँ हम जाते थे और क्लास लेते थे। फिर 11 बजे वापस आके फिर 2-3 घंटे घर पे काम करवा के, पढ़ाई तब भी नहीं हो पा रही, बस काम ही काम हो रहा है, क्योंकि शादी का माहौल चल रहा है घर में। और उसके बाद से 3 बजे फिर वापस जाना है। तो जैसे घर पे काम कराया, बेलदारी कराई, पुताई वुताई में हेल्प की, फिर कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धोया, फिर वापस जा रहे हैं भगवान टाकीस, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले। और अप्रैल में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। 27 अप्रैल के साथ भाई की डेट की शादी थी। अब वही 27 दिन बीच में थे हमारे पास। तो अब ये और ज़्यादा टेंशन कि अब शादी देखें या पढ़ाई देखें। पढ़ाई देखें तो फिर शादी की दिक्कत, और शादी देखें फिर पढ़ाई, दोनों में मेल बैठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन करते क्या, तो हम दोनों जाते थे। जब जाते थे 3 बजे हम जाते थे भीषण गर्मी में। तो मैं और जतिन, मुझे ध्यान है, हमारे दोनों की शर्टें पानी से बिल्कुल लबालब हो जाती थी। तो प्रधान सर की उस समय कोचिंग क्लासेस थी, मुझे इस तरह से ध्यान, उस समय कोई AC नहीं लगा था, खाली पंखे लगे थे। तो हम सबसे पहले पहुंच जाते थे ताकि अपना पसीना वसीना सुखा सकें और किसी को स्मेल सुन लाए और ना किसी को पता चले कि भाई भीगे हुए आए हैं। तो हम जैसे 3 बजे हमारी क्लासेस शुरू होती थी, तो हम 2:30 बजे घर से निकलते थे। 20 मिनट में अपनी साइकिल पहुंचा के सीधा हम पहुंच जाते थे। फिर 10 मिनट हम अपना शर्ट वर्ट को सुखाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी वजह से हम लेट हो गए और हम 3 बजे के बाद पहुंच पाए। 3-5 कुछ कैसा टाइम रहा, 3-5 पे हम पहुंचे। और उस समय स्टूडेंट तो नहीं आए थे, प्रधान सर पहुंच गए थे। तो प्रधान सर ने मुझे और जतिन को देखा तो उन्होंने बोला कि यार तुम दोनों को हेड्स ऑफ है। मतलब इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत तुम दोनों कर रहे हो, मैंने किसी और को करते हुए नहीं देखा मेरी कोचिंग में, जो एट प्रेजेंट मेरे स्टूडेंट हैं। क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जितने भी थे वो सब या तो बाइक से आते थे या ऑटो से आते थे, और मोस्टली या तो आसपास रहते थे हॉस्टल में। तो उन दोनों ने हमको देखा, मुझे और जतिन को, तो उन्होंने अगले दिन हमारे लिए 2 AC उस क्लासरूम में लगाए। ऐसा नहीं, उन्होंने फिर हमको वहाँ खड़ा किया क्लास में, हमको मोटिवेट किया और सबसे हमारे लिए तालियां बजवाई।
लेकिन उन्होंने कहा कि तुम दोनों जो स्ट्रगल कर रहे हो पूरी क्लास में कोई नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का असर ये हुआ कि अप्रैल की जगह डेट एक्सटेंड हो गई, तो और पढ़ाई का टाइम मिल गया। तो भैया की शादी निपटाई, फिर वापस मैं हॉस्टल आ गया। उस समय यहाँ पे नारायणी कोचिंग भी आ गई थी। अब इतना पैसा भी नहीं था कि भाई मैं दिल्ली चला जाऊँ वहाँ पे कोचिंग कर लूँ, और वहाँ पे रहने का भी अलग से बहुत खर्चा। तो यहाँ पर इतना ही था कि भाई हैंड टू माउथ, बस इतना है भाई तो पढ़ ले यहाँ पे, और बाकी जो करना वो अपने हिसाब से कर। तो बीच में मैंने ट्यूशन भी दिए थे और बच्चों को पढ़ाई भी था, पर वो भी मैंने छोड़ दिया था कि अब जो करना है बस 6 महीने का टाइम है, इसी में कुछ करना है। 6 महीने में से 1 महीना मेरा उसमें चला गया भैया की शादी में, तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाई। तो फिर यहाँ पे आके भैया की शादी खत्म हुई 27 अप्रैल को, फिर मैं वापस हॉस्टल आ गया। हॉस्टल के बाद से फिर नारायणी कोचिंग आ गई। नारायणी कोचिंग में भी फिर ज्वाइन कर लिया। वहाँ भी कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो ओरिजिनल टीचर थे, जो फैकल्टी थी जो स्टार्टिंग में आई थी, वो सब वापस हो गए दिल्ली, और जहाँ के लोकल थे बस वही पढ़ाने लग गए। तो प्रधान सर से ऐसे तैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, इंग्लिश का भी कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रधान सर ने बोल दिया कि भैया अब अंडरग्राउंड हो जाओ, अपने आप तैयारी करो। तो मैं और अविनाश हम दोनों अपने अंडरग्राउंड हो गए और अपनी तैयारी करने लगे। उस समय डेंगू का बहुत प्रकोप चला था, तो मेरा प्री था, प्री से पहले ही मेरा क्या हुआ, डेंगू हो गया। अब डेंगू हो गया तो जैसे पूरे दिन तो ठीक रहता था, छोटा भाई तब मेरे साथ रहने लगा था, दिन तक ठीक रह रहा हूँ। जैसी शाम होती है एकदम सर्दी के साथ बुखार चढ़ना शुरू हो गया। तो अपने छोटे भाई को बोल रहा हूँ, कि सतेंद्र को बोल रहा हूँ, जीवन को बोल रहा हूँ, भाई पैर दबाओ, मालिश करो, और क्या कहते हैं मूव वूव लगाओ। अब वो कह रहा है भैया अचानक से क्या हो गया, कि मैं यार कुछ नहीं यार बुखार आ रहा है, सर्दी चढ़ गई। अब जैसे ही वो लगाते थे तो उतर जाता था, सुबह से ठीक रहता था, शाम तक ठीक रहता, शाम को फिर चढ़ने आता था। इस चक्कर में क्या हुआ, मैंने हॉस्टल छोड़ा, घर पे गया, घर पे देखा वहाँ भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं, फिर वापस आ गया मैं हॉस्टल। लेकिन डेंगू क्या ठीक नहीं हो रहा था, उसका असर बना ही रहा। फिर प्री दिया, ऐसे तैसे तैयारी करके प्री दिया। प्री अच्छा हुआ क्योंकि उस समय पहली बार ऑनलाइन हुआ था। तो उस समय मुझे याद है मेरे 155 नंबर थे प्री में। तो प्री अच्छा हुआ तो एक अलग से पॉजिटिव वाइब्स आई कि अब मेंस भी अच्छा होगा। अब मेंस अच्छा हुआ, अब मेंस में टाइम कम, अब मेंस में टाइम कम, तैयारी के लिए टाइम कम। फिर सर से फिर बात की, प्रधान सर ने बोला कि अब जो भी है, जितना भी तुमने पढ़ा बस उसी को रिवीजन करो, और कहीं भी कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस मत लो, अपना जितना हो सके उतना अपना तुम सेल्फ स्टडी करो जितना कर सको। तो फिर इस समय क्या हुआ कि उस समय बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि गर्मी का इतना माहौल था हॉस्टल में, और आपको लकड़ी की टेबल पे ना तो वहाँ पे कोई गद्दा है ना कुछ रजाई है। जैसे बहुत सी सहूलियत होती हैं कि अच्छे अच्छे सोफे सेट हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियाँ हैं तो आप बैठ सकते हो, वहाँ पर तो पूरी लोहे की कुर्सी थी। आप उस पर 1 घंटे से ज़्यादा बैठेंगे तो आपका अंडरवियर गीला होने लगेगा, पसीना पसीना आने लगेगा, तो वो अलग हैक्टिक थी। और ऊपर से 2nd फ्लोर था, छत का टॉप वाला, उतनी उसमें धूप आती थी, चारों तरफ से लू चलना, कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं, कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों ने कभी मतलब हतोत्साहित नहीं होने दिया। इन्होंने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम किया, कि एक मन में था कि अभी जितना तप लेंगे उतना ही आगे चल के लाइफ के मज़े लेंगे। नेगेटिविटी नहीं आई कि भाई ये चीज़ नहीं है, भाई उसके पास वो सहूलियत है, वो उतना अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा लिख रहा है, अच्छा पहन रहा है, हमारे पास ये नहीं है। तो उसमें मेरे दोस्त है धीरज, उसने बहुत मोटिवेट किया था। वो एक एक जगह बैठ के 7-7 घंटे में लगातार बैठा होकर पढ़ रहा है, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ, और उससे मैं इंस्पायर हो गए, मैंने भी बैठना शुरू कर दिया। तो काफ़ी जूनियर आते थे कि भैया आप उठते ही नहीं हो, आप एक ही जगह बैठे रहते हो 6-6 घंटे 7-7 घंटे एक जगह कैसे बैठ लेते हो। तो वही था कि भाई 6 महीने घर वालों को प्रॉमिस किया था कि भाई 6 महीने में कुछ हासिल करना है तो करना है। तो जनवरी में मैंने ज्वाइन की थी, और उसके बाद से एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद 6 महीने की तैयारी में एसएससी प्री निकला, मेंस भी निकला, और उसके बाद से टीचिंग की भर्ती आ गई, क्योंकि मैंने एमएससी के बाद बीटीसी भी की थी, तो टीचिंग की भर्ती आ गई। अब टीचिंग की भर्ती आई, तो टीचिंग की भर्ती आई तो टीचिंग में अप्लाई किया। आगरा में कोई वैकेंसी नहीं थी, आगरा में वैकेंसी नहीं थी, तो हाथरस में काउंसलिंग के लिए गए हम। हाथरस में काउंसलिंग के लिए गए तो वहाँ के बच्चों ने विरोध कर दिया कि पहले हम करेंगे, क्योंकि हमारी मेरिट ज़्यादा थी, अगर हम पहले करेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हम सीट एक्वायर कर लेंगे। तो उन्होंने हमें काउंसलिंग नहीं करने दी। ये बात है 17 अप्रैल 2017 की। तो उन्होंने हमें काउंसलिंग नहीं करनी थी। काउंसलिंग कर देनी तो ये जॉब भी गई एक तरह से, कि भाई अब भर्ती पे स्टे लगेगा, तो भर्ती पे आगे चल के स्टे लग गया। 3 दिन का टाइम था, 17, 18, 19 और 18 को मेरा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, एसएससी का टायर 3 का, और एसएससी सीजीएल 2016 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम हो गया। हम एसडीएम डीएम के पास वगैरह है, डीएम एसडीएम के पास वगैरह है, एसडीएम बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास वगैरह है, लेकिन हमारी काउंसलिंग नहीं हो पाई। तो फिर मैंने हाथरस से ही मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मेरा बैग रेडी कर दो, मुझे अभी इलाहाबाद निकलना है, क्योंकि कल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और बगल में ही मेरे मौसी लगते हैं, उनकी लड़की की शादी थी, मैंने शादी भी अटेंड नहीं की।
उन्होंने बोला कि दावत वावत खा ले। मैं कुछ नहीं खा रहा, मुझे निकलना है। 8:30 बजे की मेरी ट्रेन थी और मैंने इलाहाबाद के लिए ट्रेन ली। कोई एसएससी कोई मेरा रिजर्वेशन नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे स्ट्रगल करके खड़े होके एक टांग पे सफ़र करके हम पहुँचे इटावा। और मुझे ध्यान है 12 बजे का टाइम था इसका कानपुर पहुँचने का, और इटावा और कानपुर के बीच में ट्रेन होगी ख़राब। एक और लाइफ में पनौती कह सकते हैं। अब एक और स्ट्रगल, अब सारा एकदम फ्लैशबैक, इतनी तैयारी, सब कुछ एकदम दिमाग में घूमने लगा कि यार अगर कल सुबह नहीं पहुँचे, सारी स्ट्रगल, सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आंखें बंद की, देखा, सोचा समझा क्या करें। पूछा भाई कितना देर हो यहाँ खड़े हुए, तो कह रहा है कि भाई 1-1.5 घंटा हो गया खड़े हुए। तो मैंने पूछा कि कितने बज रहे हैं, तो उसने बोला 12 बज रहे हैं। मैं 12 बजे का तो टाइम उसका कानपुर का था कि हाँ भाई 12 बजे का कानपुर का टाइम था, लेकिन इंजन में खराबी होने के कारण अभी हम इटावा और कानपुर के बीच में खड़े हैं। अब ये एक और समस्या, अब कब इंजन आएगा, कब ठीक होगा, कब लगेगा, कब इलाहाबाद पहुँचेंगे, कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये अलग समस्या। अब बीच में खड़े हैं, कहीं जा भी नहीं सकते कि बस पकड़ लें और इलाहाबाद पहुँच जाएं। एकदम ऐसा लगने लगा कि पूरी मेहनत, पूरी अब तक की सारी मेहनत सब बर्बाद। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगली बार भी आपका प्री निकल जाए, अगली बार भी आपका मेंस निकल जाए, एकदम फाइनल स्टेज पे आके एकदम पूरी तैयारी आपकी एकदम बर्बाद हो जाए। क्योंकि अगली बार फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा शून्य से, कि पहले प्री निकलना पड़ेगा, फिर मेंस क्वालीफाई करना पड़ेगा। जब मेंस क्वालीफाई होगा तब टायर 3 में बैठोगे, टायर 3 के बाद तब टायर 4 पे आओगे। ऊपर से उधर टीचिंग वाली भर्ती में भी स्टे लग गया, वो भी जॉब गई, अब वो पता नहीं कब क्लियर होगी। ऊपर से यहाँ बीच में अटक गए, एकाएक सब कुछ, पूरे भगवान सब याद आने लगे। आंखें बंद की, भगवान अगर मेहनत में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो कैसे भी करके कल इलाहाबाद पहुंचा दो। तो बहुत ही उस समय वो रात मुझे आज भी ध्यान है कि वो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आंखों के सामने से एकदम ख़त्म होने वाला है, कि कल किसी भी हालत में मैं नहीं पहुंच सकता। जो मुझे 9 बजे पहुंचना था सेंटर पे, वो नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो कहते हैं ना, सारी कायनात आपको शिद्दत से मिलाने में लग जाती है। तो वही वाला हिसाब हुआ। इंजन आया, इंजन लगा, और जो टाइम था उसका इलाहाबाद पहुँचने का, उसी टाइम पर ट्रेन ने हमको इलाहाबाद पहुँचाया सुबह 5 बजे। फिर वहाँ से मैं 2 मिनट ना रुक के सीधा मैं सेंटर पे गया सबसे पहले, क्योंकि वो डर जो रात का था कि कहीं सेंटर पे रह ना जाए और पहुँच ही ना पाएँ, और जो अब तक की सारी मेहनत ख़राब ना हो जाए। तो मैं स्टेशन पे पहुँचा, स्टेशन पे सीधा मैंने वहाँ का ऑटो पकड़ा, और ऑटो पकड़ के सीधा मैं पहुँचा सेंटर पे। काउंसलिंग कराने गया था, जब जहाँ हमको चॉइस भरनी पड़ती है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ मैंने सबसे पहले सत्यप्रकाश भैया को ही फ़ोन किया था। उन्हीं से पूछा तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, कस्टम है। कस्टम वगैरह प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए मेरी हाइट नहीं थी, और इनकम टैक्स मैंने सुना था। तो बचपन से फिर जैसे ही कहते हैं ना कि जब आप जैसे जैसे समझते हो तो आपके ड्रीम्स चेंज होने लगते हैं। पहले इंजीनियर बनने का था, फिर बाद में पता चला कि अब इनकम टैक्स के बारे में ज़्यादा सुना, क्योंकि मूवीज़ देखी, हर जगह इनकम टैक्स ही चलता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना था, और नंबर भी अच्छे थे, तो पहले इनकम टैक्स भरा। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और मैंने चौथे नंबर पर भरा था ईडी। तो मुझे इनकम टैक्स नहीं मिला, क्योंकि मेरे नंबर कम थे, 6 नंबर मेरे कम थे, और कट ऑफ 507 गई थी मेरी कैटेगरी में। तो मुझे मिला था ईडी। ईडी मिलते ही फिर सत्यप्रकाश भैया का फ़ोन आया 5 अगस्त 17 को। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे तुझे ईडी मिला है। मैंने फिर पूछा भैया ईडी क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि अच्छा डिपार्टमेंट है, बढ़िया डिपार्टमेंट है। इसके बाद 5 अगस्त 2017 को मेरे एसएससी का रिजल्ट आया और मुझे ईडी डिपार्टमेंट मिला। लेकिन अब उसके बाद कहानी शुरू होती है इंतज़ार की, कि भाई अब जॉब तो मिल गई, लेकिन कॉल लेटर कब आएगा। ये क्वेश्चन था मेरी दादी जी का, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहने लगी बेटा तेरी नौकरी कब लगेगी, कब तेरा कॉल लेटर आएगा, कब तेरा कॉल लेटर आएगा। मेरी दादी सिलेक्शन तो हो गया है, बस अब कॉल लेटर जब आएगा तब आएगा, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। तो इतना इंतज़ार करते 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 31 दिसंबर को उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। और उसके 2 महीने बाद फरवरी में मुझे मेरा कॉल लेटर मिला। अब कॉल लेटर मिला, इस दौरान मेरा रोडवेज में भी सिलेक्शन हो गया था कंडक्टर के पद पर, और रेलवे में भी हो गया था गुड्स गार्ड के पद पर। लेकिन मैंने ये ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका था, एसएससी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई थी। तो मैंने बाकी की सीट न बर्बाद करते मैंने ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद फरवरी में मेरा आया कॉल लेटर। अब जब कॉल लेटर देखा तो अच्छा लगा, वही कॉल लेटर आया, कॉल लेटर आया। जब कॉल लेटर खोला तो एक अलग ही टेंशन, और टेंशन ये कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिली कश्मीर, क्योंकि कभी भी कश्मीर के बारे में पॉजिटिव नहीं सुना। अब मैं भगवान को कह रहा, भगवान तूने जॉब तो दी, अच्छी जॉब दी, लेकिन इससे बढ़िया देता ही नहीं। दी तो दी कहाँ, कश्मीर, मतलब पूरे इंडिया में कोई और जगह नहीं मिली कश्मीर को छोड़ के। अब यहाँ पे मुझे नवोदय होने का फ़ायदा हुआ। तो मैंने अपने नवोदय के ग्रुप में, ऑल इंडिया का हमारा ग्रुप है, और वहाँ मैंने पोस्ट डाला कि भाई ऐसे ऐसे, और मेरा एएसएससी में सिलेक्शन हुआ है और मुझे पोस्टिंग कश्मीर की मिली है। तो मेरे डिपार्टमेंट में ही है, मेरे सीनियर हैं, उस समय वो जालंधर थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया
कि भाई सीधे वहाँ पे जाओ और वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के उनके बैच के वहाँ पे सीनियर थे, वो तुम्हें मिलेंगे, उनसे उनका नंबर दिया, कॉन्टैक्ट दिया, सब कुछ दिया, इनसे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और नवोदय के ग्रुप में कश्मीर के जितने भी जूनियर सीनियर थे सबको मुझे मैसेज आने लगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आप आओ, यहाँ रहने खाने पीने की किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वहाँ से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिली और जो मेरे अंदर घबराहट थी, जो मेरे अंदर डर था, वो एकाएक ख़त्म हो गया। और उसके बाद 3 मार्च 2018 को मैंने यहाँ से ट्रेन ली और हम सीधा पहुँचे जम्मू। जम्मू में मैं, मेरे भाई अविनाश, दीपक, हम 4 लोग यहाँ से गए थे। जम्मू पहुँचे, फिर 4 तारीख को हम वैष्णो देवी मंदिर पहुँचे। वैष्णो देवी मंदिर में माता जी के दर्शन किए, वहाँ से आशीर्वाद लिया और 5 को हम सुबह पहुँचे बस स्टैंड जम्मू, जहाँ से हमें श्रीनगर के लिए बस लेनी थी। अब हम सुबह 5 बजे पहुँच गए, लेकिन पता चला कि वो बस जा चुकी है। अब उसके बाद कोई बस नहीं है, अगली बस शाम को 7 बजे है। सुबह 7 से शाम के 7 बजे 12 घंटे हमने स्टेशन पे ही बैठ के गुजारे। शाम को 7 बजे बस ली जम्मू से श्रीनगर। वो भी एक बहुत ही भयानक जर्नी थी। उस रात 12 घंटे सफ़र करना इतनी ठंड में, वो बहुत ही कष्टदायक था। उसके बाद हम सुबह पहुंच गए 6 मार्च 2018 को। हम सीधा पहुंचे राजबाग। राजबाग पहुंचे तो वहाँ पे हमने कॉल लेटर निकाला, और कॉल लेटर तो हमने वहाँ किसी को बताया नहीं था। तो जो हमें सज्जन लगे जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे घूम रहे थे, तो मुझे अभी जाना 0 ब्रिज था राजबाग का। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी। तो एक लगी टेंशन मेरी, ये कौन से देश में आ गए, यहाँ हर चप्पे पे सिक्योरिटी। इससे पहले कभी सिक्योरिटी देखी नहीं। सिक्योरिटी सारी CRPF की, सब सोल्जर, मतलब 50-50 मीटर पे सब खड़े हैं। और देख के डर लगे, अब किसी को बताएं तो क्या बताएं। तो हमने एक फौजी से गए, पास में गया, अपना कॉल लेटर दिखाया। तो कह रहा कि यार इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। तो वहाँ पे एक सज्जन सुबह से मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे थे। फिर मैंने उनको दिखाया अपना एडमिट कार्ड कि ऐसे मेरा इस डिपार्टमेंट में और मेरा सिलेक्शन हुआ है, यहाँ मुझे ज्वाइन करना है। तो उन्होंने हर जगह फ़ोन लगा दिया मेरी हेल्प करने के लिए। तो जो धारणा है कि कश्मीर के लोग गलत हैं, कश्मीर के लोग ये हैं, तो सारे के सारे लोग गलत नहीं हैं। मेरी वहाँ उन्होंने बहुत मदद की। जब तक मुझे मेरे ऑफिस का पता नहीं मिल गया तब तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और वो मुझे मेरे ऑफिस के गेट तक करके गए, तब जाके उन्होंने मुझे वहाँ से छोड़ा। तो नवोदय होने का मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। जो मेरे अंदर एक डर था कश्मीर का, वो मेरे अंदर से डर निकल गया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो सबने मुझे बोला भैया ज्वाइन कर लिया। मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। इसके बाद मैंने वहाँ पे 6 मार्च 2018 को ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ मैं 4.5 साल रहा। 4.5 साल के बाद फिर मेरा अभी प्रेजेंटली मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ। तो मैंने आज तक मतलब कभी मौका नहीं मिला किसी को कहने का। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरी लाइफ में जिनका भी सहयोग है, सबसे पहले मंजूश्री मैडम, राजवीर सर, और मेरे फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा, अजीत भाई और सिस्टर्स, छोटे भाई, मेरे नवोदय के फ्रेंड धीरज, प्रदीप, और बाकी सारे, जसवंत हुआ, मुकेश हुआ, उमेश हुआ, कृष्णा हुआ, एंड ऑल जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, सबका एक अलग ही मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। और ये सब मुझे सब नवोदय की वजह से मिला। ना मैं नवोदय में होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। आज मैं किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में एक मजदूरी कर रहा होता, और जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ वो नहीं होता। ये सब नवोदय का ही पार्ट है, नवोदय की देन है। तो नवोदय मेरे लिए खाली नाम नहीं, नवोदय मेरे लिए इमोशन है, एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, जिसको शायद मैं मरते दम तक अपने से अलग नहीं कर सकता। तो आज भी जब कभी किसी नवोदय के, चाहे वो आगरा को हो चाहे कहीं का भी हो, तो गुजरते हैं तो वहाँ से एक अपना फन फील होता है। और वो सारे के सारे जो 7 साल आपने बिताए वो का एक आपके सामने से गुजर जाता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, मैं सभी लोगों को जिनका मेरी लाइफ में योगदान है और जो आज भी है और जो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, मैं उन सबका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो भी इस वीडियो को देखें, मैं उन सबसे बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी है। हार वही मानते हैं जो कोशिश नहीं करते। आपको कोशिश करना है। परिस्थितियाँ आपके विपरीत रहेंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो उसने जो सोचा वो आपके लिए अच्छा ही सोचा, और वो अच्छा ही करके देगा। कि पॉजिटिव वे में, ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, और जो भी आपको मिल रहा है, जितना ही मिल रहा है, उसमें अच्छा करने की कोशिश करें। और अपने सीनियर्स हुए, आपके नवोदय के विद्यार्थी हुए, आपके नवोदय के टीचर्स हुए, आपके दोस्त हुए, आपके मित्र हो, तो उनसे ज़रूर राय लें। जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप कहीं फंस रहे हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी लग रही है, आप अगर किसी और से पूछेंगे, किसी और से राय लेंगे, तो उसके लिए बहुत छोटी है और उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। आप मेहनत करें, और जब भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो दूसरे की हेल्प लें, पॉजिटिव वे में एनर्जी के साथ तैयारी करें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और अच्छी मिलेगी। और मैं बस यही कामना करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी मेरी वीडियो से इंस्पायर हुए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप मुझसे भी अच्छे मुकाम पे पहुँचें, अच्छी पोस्ट पे पहुँचें, और अपना, अपने फैमिली का, अपने नवोदय का, अपने गुरुजनों का, अपने देश का, सबका नाम रोशन करें। जय हिंद, जय नवोदय।
हैं।